नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर हाजिर हूँ। फ़र्क यह है कि आज मेरे हाथ में पटना से छपने वाले अखबारों का बंडल है। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, क्या खबरें। पटना के अखबारों को अगर पढ़ेंगे, आज के कुछ अखबारों की हेडलाइंस और अलग अलग पन्नों में जो नेताओं के दावे हैं, विकास की बातें, उसको पढ़कर कई बार वोटर को, मतदाताओं को लगेगा कि विकास की इतनी गंगा बह गई तो पता नहीं क्या होगा। हर घर में विकास इतना पहुंच जाएगा कि सहेजना मुश्किल होगा। जिसे देखो, जिस नेता को देखो, जिस दल के नेता को देखो, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, विधायक से लेकर सांसद तक, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं और हर दल के छोटे बड़े दलों के नेता विकास के ऐसे ऐसे वादे, ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं कि अगर मतदाता उनके दावों को पढ़ने लगे और दिमाग में बिठाने लगे तो इतना विकास से कंफ्यूज हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि किसका विकास लूं मैं। ये थोड़ा मैं तंज में कह रहा हूं, लेकिन खबरों की तरफ आता हूं। और उसके बाद तेजस्वी ने एक जो दाव खेला है, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, वो दाव या कहें तो तीर क्या निशाने पर लग रहा है, और निशाने पर लगने से बेचैनी हो रही है। और तीर एक दल का चुनाव चिन्ह भी है। तो दोस्तों, पहले विकास की बात, और देखिए कि चुनाव के समय में कितने चिंतित होते हैं सब विकास के लिए, कैसी कैसी बातें करते हैं। खबरों के हवाले से बताता हूं। ये मेरे हाथ में प्रभात खबर है। मैं 15 नंबर पन्ने से शुरू करता हूं, प्रभात खबर के 15 नंबर पन्ने पर, और उसके बाद बताऊंगा कुछ और जानकारियों के साथ कि ये सब जो कह रहे हैं विकास की बातें, उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है। ये 15 नंबर पन्ने पर है। सभी नेता कर रहे हैं विकास के दावे। प्रभात खबर का ये पन्ना है और इसमें 6 नेताओं के बयान, 7 नेताओं के बयान हैं। अलग अलग दलों के नेता हैं जो विकास की बात बिहार में कर रहे हैं। चुनाव का मौसम है। कोई विकास लखनऊ से लेकर बिहार आ रहा है, कोई विकास दिल्ली से लेकर यहाँ आने वाला है, कोई विकास गुजरात से लेकर यहाँ आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ विकास लेकर आ चुके हैं। तो हर दल के बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी भी विकास लेकर आने वाले हैं। तो हर दल के नेता विकास के साथ बिहार में लैंड कर रहे हैं। और जनता, इतने विकास को देखकर जनता सोच रही है कि किसके विकास को घर आने दें, क्योंकि विकास उनके घर पर क्या पहुंचा, किसी के दरवाजे पर पहुंचा, किसी के मोहल्ले में है, किसी की गली में है, कहीं न कहीं सबके घर के आसपास, मोहल्ले, शहर के आसपास विकास अटका हुआ है। तो उस अटके हुए विकास के बारे में तो जैसे अलग अलग नेताओं के बयान हैं, बयान सुनिए और उसके बाद मैं बताता हूं कि कितने बड़े बड़े दावे होते हैं, पहाड़ से भी, हिमालय से भी ऊंचे दावे होते हैं। सबसे पहले एक दिलचस्प बात बताता हूं पप्पू यादव का, उसके बाद मैं आऊंगा सरकार पर। पप्पू यादव जी ने कहा है, जिन्होंने एक गठबंधन बनाकर जो पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आपने 30 साल तक 2 नेताओं को समय दिया, मुझे प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार बिहार को संवारने का 3 साल का समय दीजिए। और पप्पू यादव यहां तक कह गए कि 3 साल में बिहार को दुनिया में नंबर 1 बना देंगे। दुनिया में पूरे बिहार को स्मार्ट सिटी बनाकर दुनिया में नंबर 1 बना देंगे। कहीं ये भी देखा एशिया, बाद में मुझे उन्हें लगा होगा कि एशिया तो छोटा है, जब करना ही है, नंबर 1 ही बनाना है तो दुनिया में बना दें। तो ये पप्पू यादव जी कह रहे हैं, बस उन्हें एक मौका दे दीजिए, वो दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। अब कितनी सीटें मिलेगी उनके गठबंधन को पता नहीं, लेकिन हाँ, इरादे और सपने दुनिया में नंबर 1 बनाने का है। तो ये पप्पू यादव जी का है। और उसके अलावा अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, जैसे अब नित्यानंद राय का एक बयान देखा मैंने। अब इसी से समझिए, जिस पार्टी की सरकार है, जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी 12 साल तक साझा सरकार चला चुकी है, उस पार्टी के नेता, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री क्या कहते हैं, एनडीए की सरकार बनी तो हरित क्रांति, हेडिंग है, ये सन्मार्ग अखबार है, इसकी हेडिंग है नित्यानंद। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में सरकार बनी ही नहीं एनडीए की। इंतजार कर रहे हैं ये लोग कि एनडीए की सरकार बने तो सही। कितनी बड़ी विडंबना है, 3 बार सरकार बनी। बीच में ठीक है, तीसरी बार सरकार नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ बनाई, लेकिन उसके बाद आरजेडी से बाहर निकले, बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी की सरकार मान लीजिए, साझा सरकार। और चौथी बार सरकार के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं एनडीए सरकार बनी तो हरित क्रांति लाएंगे, क्योंकि अभी तक नहीं ला पाए। और उसमें वो कह रहे हैं कि
शीत क्रांति, हरित क्रांति, नील क्रांति के जरिए बिहार में चौमुखी विकास होगा। बिहार में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, हर क्षेत्र में बिहार में असीम संभावना है। इन संभावनाओं का पता इन नेताओं को चुनाव के मौसम में पता चलता है। 15 साल बाद अगर कोई गठबंधन का नेता कहता है कि बस एक बार मौका दे दो तो बिहार में विकास ले आएंगे हर मोर्चे पर, इससे अंदाज़ा लगाइए। यही हर अखबार में अलग अलग नेताओं के बयान हैं। जनता दल के नेता कह रहे हैं कि अब आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि अब बिहार में पाइपलाइन से घर घर पहुंचेगी रसोई। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं बिहार में 30 सालों में जो कुछ नहीं हुआ, पिछड़ गया बिहार, हम करने वाले। उपेंद्र कुशवाहा सत्ताधारी दल के साथ रहे, आज अलग गठबंधन है उनका, कहीं बात गली नहीं, दाल गली नहीं इस गठबंधन में। उस गठबंधन में दोनों तरफ सीटों को, एडजस्टमेंट सीटों की हिस्सेदारी को लेकर उनके मतभेद थे, केंद्र में रहे, लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि 30 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, अब वही करने वाले। तो इस विकास को लेकर जो अलग अलग हेडलाइन है बहुत दिलचस्प है। उसी में एक हेडलाइन ये भी है, इसी से आप समझिए। एक हेडलाइन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से, मौका मिला तो विकसित बिहार बनाएंगे। ये दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है, मौका मिला तो विकसित बिहार बनाएंगे। 15 साल से बिहार की जनता ने किसे मौका दिया है कि आज मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि मौका मिला तो हम क्या क्या करेंगे। तो ये हर अखबार में मोटे तौर पर विकास की बात है। तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं, बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बहुत बिहार में तमाम तरह की समस्याएं हैं, बिहार में विकास नहीं हुआ है, मौका मिलेगा तो बिहार में क्या क्या करेंगे, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। अब ये वो सारे नेता हैं। अगर हम दोनों गठबंधन की बात करें, 15 साल तेजस्वी यादव की माँ और पिता दोनों मिलाकर 15 साल उनकी सरकार रही, 15 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, 30 साल दोनों गठबंधन, दोनों दलों की सरकार रही। आज दोनों पार्टियों के नेता कह रहे हैं हमें एक मौका दो, हम बिहार में क्या क्या कर देंगे, और विकास के नए नए आयाम, नई नई परिभाषाएं बताते हुए दूसरी सरकारों को खारिज कर रहे हैं। अब जनता तय करे। तो ये खबर है अखबारों में, विकास की बहार है। आप चुन लीजिए, छांट लीजिए कौन सा विकास चाहिए, किसका विकास मॉडल चाहिए। एक पप्पू यादव तो है ही, वो एशिया में ही नंबर 1 नहीं, दुनिया में नंबर 1 पूरे बिहार को बना देंगे। मोदी जी 6 साल में कितनी स्मार्ट सिटी बनी पता नहीं, अभी वादे किए गए थे। पप्पू यादव पूरे सूबे को बना देंगे, बस समझ लीजिए। तो कई बार कोई नेता इतनी लंबी फेंकता है कि लपेटना मुश्किल है। मैं सुबह जब अखबार में पढ़ा तो लगा कि कितनी लंबी फेंक देते हैं, पूरे बिहार को स्मार्ट सिटी बना देंगे बस 3 साल में, एक बार कुर्सी दे दो। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, लेकिन बोलते हैं और इसमें कोई पीछे नहीं है। तो बिहार के मतदाताओं सोच समझकर अपनी समझ के हिसाब से फैसला करिएगा। उसके बाद जो मैंने शुरू में जो थंबनेल आपने देखा होगा, तीर निशाने पर लगा, जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं खास तौर से। कल भी मैंने किया था कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात तो कह दी है, कैसे होगा उस पर 100 सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बात तो कह दी है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और ये तीर ऐसे निशाने पर लगा है कि हर रैली में, हर अखबार की सुर्खियां अगर मैं देख रहा हूं तो जहां भी नीतीश कुमार जा रहे हैं या जेडीयू के, बीजेपी के नेता जा रहे हैं, उन्हें तेजस्वी के उस वादे, उस दावे का जवाब देना पड़ रहा है। इसी से कह सकते हैं कि तीर निशाने पर लगा है। अब ये दैनिक भास्कर और प्रभात खबर मेरे हाथ में, अभी प्रभात खबर में जैसे हेडलाइन है, नौकरी पर जुबानी जंग तेज हुई, जिस पैसे के लिए जेल गए उसी से 10 लाख को नौकरी देंगे क्या, ये नीतीश कुमार ने सवाल उठाए हैं। और बगल में तेजस्वी का जवाब है, सरकार बनी तो देंगे 10 लाख नौकरी, सरकार बनी तो देंगे 10 लाख नौकरी, ये उन्होंने कहा है। और ये अगर हर अखबार में, जितनी अखबार में मैं देख रहा हूँ, हर अखबार की अगर यही हेडलाइन है तो इससे एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को इस बात का आभास है कि बात नीचे तक पहुंच रही है। अब इसके आधार पर मतदाता वोट देंगे नहीं देंगे, किसके पक्ष में जनादेश होगा, वो बाद की बात है, वो पता आपको 10 तारीख को पता चलेगा। ये देखिए दैनिक भास्कर है, पेज नंबर 13 पर, 10 लाख नौकरियों के लिए पैसा जेल से आएगा क्या, यही नीतीश कुमार ने कहा है। अलग अलग जगह भाषणों का जिक्र है, जहाँ भी जा रहे हैं, नौकरियों के लिए पैसा ऊपर से आएगा या नकली नोट छापेंगे, और उसी में कॉलेजों की कमी नहीं है, छात्रों को आर्थिक मदद मिल रही है। और उसके बाद इस तरह के पति पत्नी जेल में रहे, 15 साल पति पत्नी ने सरकार चलाई, पति जेल में है तो पत्नी मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद इस तरह के वादे कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि पैसा जेल से आएगा, पति जेल में रहे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, या जेल जाने की नौबत आई तो पत्नी को सत्ता सौंपी, सारी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ तो
मोदी जी का साथ छोड़कर 2013 से नाराज़गी दिखाकर उसके बाद चुनाव लड़े 2015 में और सरकार में रहे, 17 में अलग हो गए। तो उन्हीं के साथ सरकार में रहे जिन्हें उसके पहले 15-16 साल तक इसी तरह की शब्दावली से उन्हें चिन्हित करते रहे, उन्हीं के साथ सरकार में रहे, चुनाव लड़े। अब जब अलग हैं तो फिर आप उसी तरह की बात कर रहे हैं। ये भी जनता को सोचना है, बाकी आप तय करिए। यहाँ तेजस्वी का जवाब है, रोजगार उच्च शिक्षा के लिए आज दूसरे राज्य जा रहे हैं लोग और 15 साल में बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई सरकार। और ये सारी चीज़ें तेजस्वी के हवाले से है। सारे अखबार में, दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जितने अखबार, नवभारत टाइम्स माफ़ करें यहाँ नहीं है, जितने अखबार यहाँ हैं हर अखबार में इसी तरह से यही खबर छपी हुई है। अब यहाँ एक बात ज़रूर आती है कि इससे ये बात जो मैंने शुरू में कहा, जहाँ भी मैं कल जैसे कुछ इलाकों में भी गया वहाँ भी लोग, अब यहाँ भी देखिए जैसे इस अखबार में भी, हिंदुस्तान में भी, जिसके चलते जेल गए क्या उसी पैसे से रोज़गार देंगे। और यहाँ तेजस्वी ने कहीं भाषण में बोला है, इमामगंज औरंगाबाद में अलग अंदाज में दिखे तेजस्वी, बोले लड़े के बाद, जीते के बाद, करे के बाद। भोजपुरी का जोर है इस बार चुनाव में। तो ये नीचे तक युवाओं में ये बात लग रही है। 26% आबादी बिहार में युवाओं की है। क्या युवाओं तक ये बात पहुंच रही है और क्या युवा भरोसा कर रहे हैं? तेजस्वी के वादे दावे पर भरोसा करेंगे? और क्या सिर्फ इस पैमाने पर बिहार के युवा या बेरोजगार कुछ तय करेंगे? ये कहना मुश्किल है। जैसे जैसे मैं भी समझूंगा, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तीर निशाने पर लगा है वो सिर्फ इससे, क्योंकि जवाब अब लगातार बीजेपी और जेडीयू के नेता 10 लाख नौकरियों के वादे के खिलाफ या उस वादे में जो पेच है उसी को पंचर करने के लिए दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बीच क्या हुआ है, एक सर्वे आया है, सर्वे इंडिया टुडे की तरफ से है। उस सर्वे को, हो सकता है आप लोगों ने वो सर्वे देखे होंगे। उस सर्वे के हिसाब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर देखें तो 31% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया है। एक सर्वे इंडिया टुडे का है, ग्राफिक्स में दिखा दूंगा। और तेजस्वी यादव को 27% लोगों ने, सुशील मोदी को 4%, चिराग पासवान को 5%, लालू यादव तो चलिए न उम्मीदवार हैं न दावेदार हैं, जेल में हैं, 3%। तो अगर इस हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच सिर्फ 4% का फर्क है पसंद के हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है। क्या तेजस्वी ने कुछ अचीव किया है क्या इस साल भर में, 1.5 साल में, लोकसभा चुनाव के बाद? खास तौर से ये सवाल है। भीड़ की तस्वीरें दिख रही है, लगातार ऐसे वीडियो दिख रहे हैं कि तेजस्वी के सभाओं में भीड़ हो रही है। कल मैं पालीगंज गया था, वहाँ भी पास में तेजस्वी की सभा हो रही थी। सभा से दूर था चूँकि इतनी भीड़ थी, और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ के कोई मायने नहीं है। हालांकि कल मैंने मास्क नहीं लगाया था। कुछ साथियों ने मुझे ट्विटर पर और यूट्यूब पर कहा कि आप मास्क लगाएं और अपना ख्याल रखें और आप इस अनुशासन का पालन करें। कोशिश करूँगा, लेकिन हाँ, कुछ जगह ऐसी स्थिति बन जाती है उस भीड़ में कि लगता है बात करने के लिए अब किसी ने नहीं लगाया, तो 1-2 जगह मुझसे भी ऐसी चूक हुई, फिर भी कोशिश करूंगा। लेकिन बिहार में कहीं मास्क जैसी चीज़ नहीं। अब आते हैं मुद्दे पर जो मैं कह रहा हूँ कि ये इंडिया टुडे का है, 4% बहुत मायने रखता है। और दूसरा CSDS का एक सर्वे है। ये सर्वे है कि एनडीए को 38% वोट प्रोजेक्टेड हैं, जो ये 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच ये सर्वे किया गया, प्री पोल सर्वे। और महागठबंधन को 32%, एलजेपी को 6%, अदर्स को 17%। तो अदर्स 17% बहुत अहम है, और महागठबंधन को 32% और एनडीए के बीच 6% बहुत बड़ा फासला होता है। क्योंकि ये भी है जो सर्वे के मुताबिक मैं देख रहा था कि सीटों की अगर बात करें तो सीटों के हिसाब से ऐसा दिख रहा है प्रोजेक्शन में कि एनडीए को 133 से 143 सीटें और महागठबंधन को 88 से 98 सीटें, यानी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर 122 सीटें मिलने के बाद सरकार बनेगी। तो अगर अपर लिमिट भी देखते हैं तो 24 कम है, वो बहुत कम है। और यहाँ से इधर देखते हैं अगर आप एनडीए में, तो लोअर लिमिट भी देखते हैं तो बहुमत से 11 ज़्यादा है। तो अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अभी भी दिख रहा है बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन अभी पहले दौर के मतदान में ही 6 दिन बाकी है और उसके बाद 2 दौर के मतदान होने हैं। तो कुल आखिरी दौर के मतदान के बीच अभी फासला है 16-17 दिनों का। इन 17 दिनों में क्या होता है यह मायने रखता है। मोदी की रैलियों से क्या निकलता है, उससे क्या पोलराइज होता है, या तेजस्वी या महागठबंधन के उम्मीदवार
किस ढंग से अपनी बात कह पाते हैं, क्या ये 10 लाख वाला मुद्दा आगे बढ़ता है, ये सारे सवाल हैं। उसके बाद जो अखबारों की बात चूँकि मैं कर रहा था, अब जो अखबारों में बिहार की बेरोजगारी की सारे लोग बात करते हैं और हर दल, ये दोनों दल महागठबंधन और एनडीए दोनों की बात करूंगा, जनता ने दोनों को मौका दिया और आज इन दोनों को अगर बेरोजगारी पर बात करते हुए मैं देखता हूं, मैं बिहार का हूं, 32 साल पहले बिहार छोड़कर दिल्ली गया था। अगर ईमानदारी से कहें तो किसी को हक नहीं है ये कहने का। अगर आज औद्योगिकरण बिहार में नहीं है, निवेश नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, बाहर से जो तमाम तरह की उम्मीदें जगी थी एनडीए की सरकार बनने के बाद भी निवेश नहीं हुआ। एक नीतीश कुमार की तरफ से एक दलील दी गई कि समुद्र के किनारे जो राज्य हैं वहाँ विकास होता है, वहाँ फैक्ट्रियाँ आती है, बिहार में नहीं आई। उन दलीलों के खिलाफ तमाम दलीलें हैं, उस पर मैं अभी भटकना नहीं चाहूँगा। लेकिन बिहार में देश से 5.23% बेरोजगारी ज़्यादा है। 5.2% बेरोजगारी बिहार में ज़्यादा है। आज ही एक भास्कर ने एक CMIE का एक डेटा छापा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का। उसमें बेरोजगारी को लेकर उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि सितंबर में बिहार में बेरोजगारी दर 11.9% रही। यह राष्ट्रीय औसत 6.7 से 5.23% अधिक है। तो इसका मतलब बेरोजगारी बिहार में अधिक है। और आज ये सारे दल जिन्होंने 15-15 साल सरकार चलाई, वो फिर मुरब्बा, चूचू का मुरब्बा लेकर, लॉलीपॉप लेकर, झुनझुना लेकर, तमाम तरह के वादों की विसात लेकर आप सबके सामने आ रहे हैं। क्या करेंगे आप? विकल्प तो यही है, इन्हीं में से आपको चुनना है, तो दिमाग लगाइए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत ऐसे मतदाता भी हैं जो कैंडिडेट के हिसाब से देख रहे हैं, लोकल जो उनका कैंडिडेट है वो कैसा, इस हिसाब से भी लोगों का मन बन रहा है। ये भी कहा जा रहा है, मैं कुछ जगह जहां घूमा, लेकिन फिलहाल स्थितियां यही है। अब अगले 12-14 दिन बहुत मायने रखते हैं। एक खबर जो ADR के हवाले से कई अखबारों में दोस्तों, उस खबर को बताने से पहले एक तस्वीर मुझे ध्यान आई, शुरू में दिखाना चाहता था। ये तस्वीर है चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था, आपको पता होगा, और उनके उस पर कल चिराग पासवान ने उनके पिता का श्राद्ध कार्यक्रम था। उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी पहुंचे और भास्कर ने पहले पन्ने पर तस्वीर छापी है कि तेजस्वी यादव की नहीं है, इसमें नीतीश कुमार जब पहुंचे तो कैसे चिराग पासवान ने पांव छूकर नीतीश कुमार को प्रणाम किया। और उसके बाद भास्कर की वेबसाइट पर एक तस्वीर है डिजिटल पर, उस तस्वीर में चिराग पासवान बैठे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, एक तरफ तेजस्वी हैं। वहाँ जो लोग थे उनके हवाले से जो कुछ खबरें हैं वेबसाइट्स पर कि नीतीश कुमार से तो औपचारिक हेलो हाय या प्रणाम हुआ, जिसकी तस्वीर भास्कर ने छापी है, जो मैंने दिखाया, लेकिन चिराग और तेजस्वी में कुछ बातचीत हुई। और इस बीच ये है कि तेजस्वी यादव ने 1-2 जगह चिराग पासवान की तारीफ की और कहा उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके पिता के साथ नाइंसाफ़ी हुई, नीतीश कुमार ने नाइंसाफ़ी की। और कुछ रैलियों में मैंने सुना कि मंच पर जो महागठबंधन के नेता होते हैं वो भी चिराग पासवान के साथ नाइंसाफ़ियों का जिक्र करते हैं। तो एक आकलन या खबर कहें जो भी ये तैर रही है कि क्या तेजस्वी और चिराग में कुछ अच्छे रिश्ते बन रहे हैं क्या, या जानबूझकर स्ट्रेटजिकली तेजस्वी यादव चिराग की तारीफ कर रहे हैं क्या। तो उसका खंडन आज हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है कि एलजेपी की तरफ से ये खंडन किया गया है और एलजेपी की तरफ से ये कहा गया है, खंडन नहीं मतलब एक तरह से सफाई देकर उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की गई है कि आप गलतफहमी में न रहें। हम आरजेडी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं और हम जेडीयू के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, लेकिन कोई खिचड़ी पकने की गुंजाइश है क्या? तेजस्वी कुछ इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इलाकों में। उसी का जवाब एलजेपी ने दिया है, एलजेपी के एक प्रवक्ता ने, कि हम अगड़ी जातियां हमें वोट देंगी और बहुत सारी ऐसी जातियां या ऐसे मतदाता जो नाराज़ हैं एनडीए से, वो हमें वोट देंगे। और उसी को कन्फ्यूज करने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं। जो एनडीए के खिलाफ का वोटर है उसको कंफ्यूज करने के लिए तेजस्वी यादव ऐसी बातें कर रहे हैं। तो खैर उसका क्या होगा आगे देखते हैं, ये खबर है। उसके अलावा जो पटना में चूंकि अब चुनाव जोरों पर है, आरोप प्रत्यारोप अभी चरम की तरफ जाने वाला है, तो एक कई अखबारों में है जो 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का जो ऐलान किया था प्रधानमंत्री ने 2015 के चुनाव के समय का, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री का एक चर्चित भाषण था जिसमें एक वीडियो है, बहुत स्टाइल से कर रहे हैं, 60
1000 करोड़ दें कि 70,000, 70,000 करोड़ दें कि 80,000, 80,000 करोड़ दें कि 90,000। इस तरह से उनका एक वीडियो था, आलोचना भी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी मंगल बाजार में बैठ के कुछ चीज़ बता रहे हो, इतने में लोगे कि इतने में लोगे, इतने में लोगे कि इतने में लोगे, इस तरह से उनकी आलोचना हुई थी। लेकिन खैर, वो चर्चित वीडियो, चर्चित भाषण, उसके हवाले से खबर छपी है कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ है, और वो पैकेज झूठ का पुलिंदा है। उनसे कुछ सवाल जवाब बीजेपी और एनडीए से कांग्रेस ने किए हैं। सुरजेवाला ने प्रेस से बातचीत करते हुए बताया है कि 1559, मतलब 1559 करोड़ का ही काम हुआ। ये सुरजेवाला ने एक लिस्ट पूरी जारी की है कि दावा परियोजना की स्थिति धनराशि करोड़ में, और दूसरी तरफ से सुशील मोदी का जवाब है कि खर्च की पाई का हिसाब है। मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कहाँ क्या काम हुआ है, और उसके बाद उन्होंने हिसाब दिया। लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस की तरफ से, कि वो जुमला था वो पैकेज, इस मुद्दे को कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया तो बिहार में क्या क्या हुआ, और जवाब बीजेपी दे रही है कई अखबारों में। अब इसको मैंने ज़्यादा अभी अध्ययन नहीं किया है कि दरअसल उस दावे में जो कांग्रेस कर रही है और उस दावे में जो सुशील मोदी कर रहे हैं, उस बीच में गैप कहाँ है, तो इसलिए अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो हर अखबार में है, हिंदुस्तान में है, प्रभात खबर में, हर अखबार ने छापा है। चूँकि ये मुद्दा एक ये कांग्रेस के लिए देखें तो एक प्रदेश के लिए, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अगर लोगों को ये समझाने में समझाने में कामयाब होते हैं, वही खबर है। पीएम मोदी का 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जुमला, और सुशील मोदी की तरफ से कहा जा रहा है, पीएम ने जो कहा उसका एक एक पैसा खर्च हो रहा है, तो ये खबर है। उसके अलावा एक खबर है एडीआर के हवाले से। हर चुनाव के पहले एडीआर की रिपोर्ट आती है और उसके हवाले से बताया जाता है कि कितने दागी चुनाव मैदान में हैं, कितने अपराधी बैकग्राउंड के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, कितने करोड़पति चुनाव मैदान में हैं, और किनकी जायदाद, किनकी प्रॉपर्टी 5 सालों में कितनी बढ़ गई। इससे आप अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कोई खाकपति से करोड़पति हो गया क्या, कोई लाखपति से करोड़पति हुआ क्या, कोई करोड़पति से अरबपति हुआ क्या 5 साल में, हुआ तो कैसे हुआ, आकलन लगाइए। लेकिन वो डेटा एक एडीआर जारी करता है। उसी एडीआर के हवाले से आज जैसे एक आंकड़ा है, उस आंकड़े से में पता चल रहा है कि बिहार में पैसे की कमी नहीं है और कैसे लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ी है। इसमें जैसे दैनिक हिंदुस्तान की पहली हेडलाइन है, हेडलाइन आप देख पा रहे हैं, 35% प्रत्याशी करोड़पति। तो बिहार की जब बात करते हैं, बिहार में गरीबी है, विकास की किल्लत है, आर्थिक तौर पर बहुत सारे लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, और एक बेरोज़गारी के आंकड़े तो मैंने अभी बताया ही कि बेरोज़गारी के आंकड़े में बिहार अगर नेशनल एवरेज से बात करें, राष्ट्रीय औसत से, तो 5% ज़्यादा है। वो बेरोज़गारी, वो परेशानी, वो अपनी जगह। लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात करें तो 35% प्रत्याशी करोड़पति हैं बिहार में भी, बिहार जैसे गरीब सूबे में। और उसमें एक दिलचस्प ये भी है कि कुछ प्रत्याशियों की, बहुत सारे प्रत्याशियों की, लेकिन कुछ अहम हैं जिनकी जायदाद 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इसमें कुछ आंकड़े और कुछ जानकारियां हैं, ये भास्कर में भी है। एक सिर्फ मैं ग्राफिक्स लगा दूंगा जिससे आप समझ पाएँ। अब जैसे भास्कर ने छापा है, टॉप 3 विधायक हैं अधिकतम संपत्ति वाले। अनंत कुमार सिंह, बाहुबली, माफिया, तमाम तरह के मुकदमे हैं, और बाहुबली और माफिया इनके लिए सम्मान सूचक है बिहार में। दरअसल ये सब गैंगस्टर जैसे छवि वाले नेता हैं। अगर उसको और थोड़ा सहज शब्द में कहें तो गुंडागर्दी के दम पर राजनीति में है, गुंडागर्दी के दम पर रहे। ये अलग बात है कि इलाके में उनका कुछ ऐसा दबदबा, असर, या लोगों की हो सकता है स्थानीय स्तर पर इतनी मदद भी कई बार करते हो कि जीत जाते हैं। तो अनंत सिंह सलाखों के पीछे हैं, सलाखों के पीछे से आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में मोकामा से हैं। पत्नी चुनाव प्रचार कर रही है, और सुना कुछ उनके उसी तरह के बाहुबली वहाँ उनके चुनाव प्रचार में उनको जिताने में वहाँ लगे हुए। उनके सामने एक साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में। खैर, तो अनंत सिंह की प्रॉपर्टी 68 करोड़ है अधिकतम। गजानन शाही हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, बरबीघा से 61 करोड़, और मनोरमा देवी जेडीयू के हैं कि हैं अतरी से 50 करोड़ इनकी प्रॉपर्टी है। ग्राफिक्स लगा रहा हूँ, ये मनोरमा देवी वही हैं जिनके पति पहले विधायक थे, और इनके बेटे रॉकी ने सरेआम किसी को गोली मारी थी। एक गया में एक हादसा हुआ था, घटना हुई थी जिससे वो चर्चित हुए थे, और उसके बाद लंबे समय तक वो फरार रहे थे। उनके घर पर कुर्की जब्ती सब हुई थी। लेकिन
उनके परिवार की जायदाद 5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इस बार वो जेडीयू की उम्मीदवार है। तो दागी किसी पर किसी तरह का आरोप हो, किसी पर हत्या की कोशिश, ये तमाम आरोप बेमानी है। जब तक सजा याफ्ता होकर वो चुनाव लड़ने से वंचित न किया जाए तब तक वो सब हर पार्टी के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि उनका एक असर भी होता है, वोट बैंक भी होता है, पैसा भी होता है। तो ये खबर है कई अखबारों में। उसके बाद एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से एक खबर जो सुना देता हूँ, चूँकि चरस और गांजा की बहुत बात होती है इसलिए उसको भी आप, छोटी सी खबर है लेकिन बता दूं आपको। सुगौली एक छोटी सी जगह है बिहार में, विधानसभा क्षेत्र है, उसके बारे में एक खबर मैं देख रहा था, हिंदुस्तान में सिंगल कॉलम में खबर छपी है। सुगौली में 2 करोड़ की चरस बरामद। चुनाव के मौसम में बिहार में शराबबंदी है, चरस 2 करोड़ की बरामद चुनाव का मौसम है। और चरस और गांजे की कहानी आप मुंबई में बहुत सुन चुके होंगे, और कैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि सुशांत के बाद ड्रग्स के मामले की जांच शुरू हुई। उसमें रिया चक्रवर्ती से लेकर, दीपिका से लेकर, श्रद्धा कपूर से लेकर और तमाम फिल्म अभिनेत्रियों के नाम आने लगे और ऐसा लगा कि कईयों की गिरफ्तारी हो सकती है। पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर जाते हुए आपने देखे, और रिपब्लिक जैसे चैनल ने पूरे बॉलीवुड को गंजेड़ी, चरसी सब कुछ कह दिया। यहाँ देखिए ना, अभी 2 करोड़ की चरस बरामद हुई है, और इस चरस का पता नहीं क्या इस्तेमाल करने वाले थे। वाहन जांच के दौरान ये पता चला, जिस 7 किलो चरस बरामद हुआ। और अब ये चरस और गांजा तो बिहार में मामूली चीज़ है, लेकिन पता नहीं इस चरस का इस्तेमाल क्या करने जा रहे थे। और समझिए कि मतदाताओं को चरस और गांजे की डोज देकर भी वोट ले लेते हैं। शराबबंदी है, लेकिन शराब की खेप कई तरह से चोरी छुपे जिन तक पहुंचना होता है पहुंच रही होगी। तो ये खबर है। इसके अलावा छिटपुट बाकी खबरें हैं। अब दोस्तों, मैं लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमूंगा, जाऊंगा, देखूंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा, पालीगंज इलाके का। उस इलाके के कुछ लोग जिनकी नाराज़गी थी कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में विकास नहीं हुआ, मैंने वहाँ के जो विधायक हैं जयवर्धन यादव, उनसे भी बात की थी, जो रामलखन सिंह यादव के पोते हैं, आरजेडी के टिकट पर 2015 में जीते थे, अभी जेडीयू के उम्मीदवार हैं। वहाँ एलजेपी की उम्मीदवार वो हैं जो 2010 में बीजेपी की विधायक रही हैं। उस पर कल मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है। जब तक पूरे दिन आज ये वीडियो देखेंगे तब तक बिहार के अलग अलग इलाकों में मैं फिर घूमूंगा, किसी इलाके में आज जाऊँगा और अगले कुछ दिनों तक बिहार में हूँ। कोशिश करूँगा मतदाताओं की बात, वोटर की बात, सड़क पर जो घूमते दिख रहे हैं, गांव में घूमते दिख रहे हैं, ऐसे लोग जिनके मन में कुछ बेचैनी है, कुछ कहना चाहते हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाऊं एज इट इज, जो भी वो कह रहे हैं, जहां कह रहे हैं, ताकि पता चले कि लोगों के मन में क्या है। एक छोटी सी बात बताऊं, बीजेपी के बागी उम्मीदवारों की लिस्ट आज फिर दिख रही है कि एलजेपी ने आखिरी लिस्ट जो जारी की है एलजेपी ने, उसमें भी बीजेपी के 8 हैं जो बीजेपी के बागी हैं जिन्हें एलजेपी ने टिकट दिया है। 41 उम्मीदवारों की लिस्ट एलजेपी ने जारी की है, उसमें से 8 बीजेपी के हैं। भास्कर में खबर छपी है। अब ये एक बहुत खेल है जो बार बार जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। लोजपा ने 41 उम्मीदवारों की घोषणा की, भाजपा से आया 8 लोगों को टिकट दिया। पहले भी 7-8 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। और ये खेल कहीं नुकसान कितना करेगा, कितना नुकसान ये जेडीयू को करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुछ मतदाताओं से जो मैंने बात की उससे पता चल रहा है कि उनमें कन्फ्यूजन है, उनमें बेचैनी है, उनके भीतर लग रहा है कि ये सीट कहीं बीजेपी की थी जो जेडीयू को चली गई, या कुछ लोगों की नाराजगी नीतीश कुमार से है, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्हें लग रहा है अब हम क्या करें। तो क्या इन बेचैनियों से जेडीयू को कोई नुकसान, एलजेपी को कोई फायदा होगा? और एलजेपी का अपना वोट बैंक 4 से 5%, 5.5% है, लेकिन जहां बीजेपी के ऐसे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के मतलब बीजेपी के बागी, चाहे बीजेपी उन्हें निकालने का ऐलान करे चाहे कुछ करे, पर्दे के पीछे मिली भगत है। ये बार बार कह रहा हूं, और चुनाव के बाद ये गेम चेंज होगा अगर कुछ जीत के आ गए तो उसका क्या असर होगा, इसको भी समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। फेसबुक पर भी देखिए, अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो करें, यूट्यूब को लाइक नहीं किया है तो करें, हौसला बढ़ाएं ताकि मैं बिहार के अलग अलग इलाकों से आपको हर रोज कुछ न कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।